वेलकम टू आवर चैनल। ये है एम्स पटना 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 है, जिसमें हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है ताकि आपको बेसिक से कंसेप्ट क्लियर हो सके। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ आपको इम्पोर्टेंट एमएलटी पीडीएफ मिलेगी जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। साथ ही नॉन टेक्निकल क्वेश्चन की पीडीएफ्स भी अवेलेबल है ना। तो अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर क्रॉस मैच कॉम्पिटिबिलिटी टेस्ट इज परफॉर्म्ड बिटवीन द रेसिपिएंट्स। कह रहा है कि मेजर क्रॉस मैच कॉम्पिटिबिलिटी टेस्ट किसके बीच परफॉर्म किया जाता है। देन फर्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स एंड द डोनर्स प्लाज्मा, सेकेंड इज प्लाज्मा एंड द डोनर्स प्लाज्मा, थर्ड red blood cells and the donors red blood cells and fourth plasma and the donors red blood cells। सो गाइज इसका जो राइट आंसर है हमारा 4 होगा, प्लाज्मा एंड द डोनर्स रेड ब्लड सेल्स। कैसे देखिए, मेजर क्रॉस मैच टेस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले किया जाता है ताकि इंश्योर हो सके कि रेसिपिएंट का प्लाज्मा जो एंटीबॉडी कंटेन करता है डोनर के रेड ब्लड सेल के साथ रिएक्ट ना करे। अगर रिएक्शन होती है तो इसका मतलब है कि रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज डोनर के आरबीसी को अटैक कर सकते हैं, जो कि डेंजरस हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, मेजर क्रॉस मैच कंपेटिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड क्लीनिंग एजेंट फॉर जनरल लेबोरेटरी ग्लासवेयर यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। बोल रहा है बायोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाले जनरल लेबोरेटरी ग्लासवेयर को क्लीन करने के लिए कौन सा क्लीनिंग एजेंट रिकमेंडेड है। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, रेगुलर टाइप वाटर, डी आयोनाइज्ड वाटर और 4 अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी आयोनाइज्ड वाटर होगा। लेबोरेटरी ग्लासवेयर को क्लीन करने के लिए डी आयोनाइज्ड वाटर रिकमेंडेड होता है, क्योंकि इसमें कोई आयंस या फिर इम्प्योरिटीज नहीं होती है जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए राइट आंसर हमारा डी आयोनाइज्ड वाटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट अ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी द्वारा बनाए गए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है। फर्स्ट इज पीसीआर, सेकेंड सीरोलॉजिकल टेस्ट, थर्ड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, 4 एग्लूटिनेशन। तो राइट आंसर इसका है सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट ज़्यादा कॉमनली यूज होता है वायरल इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस, कोविड-19 नहीं, सब वायरल इन्फेक्शन है, जो कि वायरल इन्फेक्शन के एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। और अदर ऑप्शन की बात करें जैसे पीसीआर है, तो पीसीआर हमारा राइट आंसर नहीं है। पीसीआर जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए, आरएनए है ना, आरएनए को डिटेक्ट करता है। और एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन एनालिसिस के लिए होता है ना, प्रोटीन एनालिसिस के लिए होता है। और एक एग्लूटिनेशन, ये भी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकता है पर एक स्पेसिफिक टाइप का सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो राइट आंसर हमारा सीरोलॉजिकल टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लाज्मोडियम स्पीसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ मलेरिया। सबसे सीवियर टाइप की मलेरिया किस प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होती है ना, या फिर कौन सा रिस्पॉन्सिबल स्पीसीज है। ऑप्शन फर्स्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, सेकेंड प्लाज्मोडियम ओवेल, थर्ड इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड फोर्थ इज प्लाज्मोडियम मलेरियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया का सबसे सीवियर और डेंजरस फॉर्म कॉज करता है ना, क्योंकि ये ब्रेन इन्फेक्शन और मल्टी ऑर्गन फेलियर का भी रिस्क होता है ना, और अदर ऑर्गन का भी
यानी कि मल्टी ऑर्गन फेल्यूर का रिस्क बढ़ाता है। कौन? प्लाज्मोडियम फैलसिफेरम। और बाकी इधर ऑप्शन की बात करें, देखिए प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ज़्यादातर माइल्ड मलेरिया होते हैं। कैसे मलेरिया? माइल्ड मलेरिया होते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरी क्रोनिक मलेरिया काउज करते हैं, ये क्रोनिक मलेरिया काउज करते हैं, पर ये इतना सीवियर नहीं होता है। कौन सा सीवियर होता है? प्लाज्मोडियम फैलसिफेरम। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्निंग इज अ प्रोसेस यूज टू। हॉर्निंग प्रोसेस का यूज किस चीज के लिए होता है? फर्स्ट इज रिमूव द माइक्रोटोम नाइफ, सेकेंड हार्डन द माइक्रोटोम नाइफ, थर्ड फिक्स द माइक्रोटोम नाइफ इन प्लेस, फोर्थ शार्पेन द माइक्रोटोम नाइफ। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? शार्पेन द माइक्रोटोम नाइफ। हॉर्निंग एक प्रोसेस है ना, देखिए हॉर्निंग एक क्या शार्पनिंग प्रोसेस है जो माइक्रोटोम की कटिंग एज होता है, कटिंग एज को ठीक और स्मूथ करने के लिए यूज होता है। कौन सा? हॉर्निंग। तो राइट आंसर हमारा 4 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियो इम्यूनोएसे मीन्स RIA का बेसिक प्रिंसिपल इसमें कौन सा होगा? फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एंटीबॉडीज। कह रहा है कि एंटीबॉडीज के रेडियो एक्टिव डीके का मेजरमेंट है ना। सेकेंड मेजरमेंट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज मीन्स एंजाइम एक्टिविटी का मेजरमेंट एंटीबॉडीज के प्रेजेंस में। थर्ड कह रहा है मेजरमेंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यूजिंग रेडियो एक्टिवली लेवल्ड एंटीजन और एंटीबॉडी मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का मेजरमेंट यूजिंग रेडियो एक्टिवली लेवल्ड एंटीजन या एंटीबॉडी। फोर्थ ऑप्शन मेजर ऑफ फ्लोरेसेंस इमिटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स द्वारा इमिट की गई फ्लोरेसेंस का मेजरमेंट। देखिए एम्स के सारे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही डीप से पूछे गए और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है ताकि आपको क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि एम्स के क्वेश्चन को अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो अदर स्टेट के एग्जाम को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर हमारा होगा इसमें थर्ड नंबर। कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यूजिंग रेडियो एक्टिवली लेवल एंटीजन और एंटीबॉडी। देखिए RIA मीन्स रेडियो इम्यूनोएसे एक हाईली सेंसिटिव टेक्निक है जो कि हार्मोन्स, ड्रग्स और प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। इस टेक्निक में रेडियो एक्टिवली लेबल्ड एंटीजन और एंटीबॉडी का यूज होता है जो लेबल एंटीजन और अनलेबल एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड करते हैं, जिससे एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स में रेडियो एक्टिवली मेजर की जाती है जिससे एंटीजन की क्वांटिटी का एस्टिमेशन होता है। तो राइट आंसर हमारा थर्ड ही होगा। यही RIA मीन्स रेडियो इम्यूनोएसे का प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन H&E staining which dye act as a counter stain to hemotoxylin stain। देखिए H&E staining में हेमाटॉक्सिलिन के काउंटर स्टेन के रूप में कौन सा डाई काम करता है? फर्स्ट मिथाइलिन ब्लू, सेकंड क्रिस्टल वायलेट, थर्ड सेफ्रानिन, फोर्थ ईओसिन। इसका राइट आंसर पहले बताता हूँ, ईओसिन होगा। देखिए H&E क्या है? H&E मीन्स हेमोटॉक्सिन, H फॉर हेमाटॉक्सिलिन एंड E फॉर ईओसिन। हेमाटॉक्सिलिन एंड ईओसिन एक हिस्टोलॉजिकल टिश्यू सेक्शन को कलर करने के लिए यूज होती है। इसी में हेमाटॉक्सिलिन होता है एक बेसिक डाई है ना। अगर ये बेसिक डाई है, देखिए फिर से, अगर हेमाटॉक्सिलिन एक बेसिक डाई है तो ये किसको कलर देगा?
तो ये हमारा न्यूक्लियस को कलर देगा। कैसा कलर? ब्लू पर्पल कलर। कलर कैसा होगा न्यूक्लियस का? ब्लू पर्पल कलर होगा, है ना। अगर हेमोटॉक्सिन बेसिक डाई है तो यह न्यूक्लियस को कलर देगा कैसा? ब्लू पर्पल कलर। और एक यूसिन, देखिए तो यूसिन हमारा एसिडिक डाई होता है। यूसिन एसिडिक डाई होता है जो साइटोप्लाज्म को, नहीं अगर एसिडिक डाई है तो साइटोप्लाज्म को कैसा कलर देगा? साइटोप्लाज्म को ये पिंक रेड कलर देता है। कैसा रेड? पिंक रेड। ओके, देखिए अब एक काउंटर स्टेन की बात है तो कैसे होगा? यूसिन हीमोटॉक्सिन का काउंटर स्टेन है क्योंकि ये सेल के बाकी पार्ट्स यानी साइटोप्लाज्म को स्टेन करके उसका कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव करता है ना, जिससे कि वो अच्छे से दिखाई देता है, जिससे माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स क्लियर दिखाई देता है। तो हमारा राइट आंसर यूसिन ही होगा। इसलिए इसे ना, इसलिए एचएनडी स्टेनिंग में हीमोटॉक्सिलिन के काउंटर स्टेन के रूप में यूसिन डाई काम करता है। दैट्स व्हाई राइट आंसर इज 4 यूसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ल्यूकेमिया क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन? देखिए ल्यूकेमिया को डिजीज की स्पीड किसके बेसिस पे? स्पीड के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई किया जाता है? फर्स्ट इज अक्यूट एंड क्रोनिक, सेकेंड माइल्ड एंड सेवियर, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट, या फिर माइलोइड एंड लिम्फोइड। तो किस बेसिस पे करते हैं हम लोग? अक्यूट एंड क्रोनिक, हो ना। अक्यूट ल्यूकेमिया एंड क्रोनिक ल्यूकेमिया के बेसिस पे करते हैं। ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड और बोन मैरो का कैंसर होता है जिसमें डब्ल्यूबीसी एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करते हैं। अब डिजीज की स्पीड के बेसिस पर ये एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रोनिक ल्यूकेमिया होते हैं। एक्यूट ल्यूकेमिया में देखिए, एक्यूट ल्यूकेमिया में फास्ट ग्रोइंग होता है। स्पीड के बेसिस की बात करें तो एक्यूट ल्यूकेमिया हमारा फास्ट ग्रोइंग होता है और सिम्टम जल्दी डेवलप होते हैं, क्योंकि एक्यूट की बात है तो इस पर सिम्टम भी जल्दी डेवलप होते हैं। और एक क्रोनिक, तो क्रोनिक ल्यूकेमिया में स्लो ग्रोइंग होती है और सिम्टम्स काफ़ी टाइम तक नहीं दिखता है ना। बाकी ऑप्शन ल्यूकेमिया के लिए गलत है, तो राइट आंसर हमारा अक्यूट एंड क्रोनिक ही होगा। ओके, अक्यूट मीन्स फास्ट, क्रोनिक मीन्स स्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैप स्मीयर इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट यूज फॉर। पैप स्मीयर का यूज किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए होता है? फर्स्ट डिटेक्टिंग जेनेटिक म्यूटेशंस इन सेल्स, सेकेंड डिटेक्टिंग प्री-कैंसरस and cancerous cells in the cervix, third identifying infection agent in tissues, fourth detecting hormonal imbalances। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है। पैप स्मीयर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि सर्वाइकल कैंसर और अर्ली मीन्स प्री कैंसरस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए होता है। इस टेस्ट में सर्विक्स के सेल्स को कलेक्ट करके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन किया जाता है, जिससे कैंसर सेल का पता चला जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टेक्निक इन्वॉल्व्स कटिंग टिश्यू सेक्शनिंग यूजिंग अ माइक्रोटोम आफ्टर एम्बेडिंग द टिश्यूज इन पैराफिन वैक्स? कौन सी टेक्निक में टिश्यू को पैराफिन वैक्स में इम्बेड करके माइक्रोटोम से कट किया जाता है? तो कौन सा टेक्निक होगा? पहला बात क्रायो सेक्शनिंग, सेकेंड सेमी थिन सेक्शनिंग, थर्ड पैराफिन सेक्शनिंग, या फोर्थ फ्रोजन सेक्शनिंग। तो इसका राइट आंसर पैराफिन सेक्शनिंग होगा। देखिए पैराफिन सेक्शनिंग एक हिस्टोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें टिश्यू को फिक्स किया जाता है ना। यूजुअली लोग फिक्स कहाँ करते हैं? हम लोग फॉर्मलिन से फिक्स करते हैं ना, फॉर्मलिन से फिक्स करते हैं किया जाता है उसको। पैराफिन इसको हम लोग इम्बेड करने के लिए पैराफिन वैक्स में इम्बेड करते हैं, पैराफिन वैक्स में इम्बेड करते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए, और माइक्रोटोम के यूज से थिन सेक्शन कट किया जाता है जो माइक्रोस्कोप के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा पैराफिन सेक्शनिंग हो गया। अदर ऑप्शन से कि क्रायो सेक्शनिंग और
क्रायो सेक्शनिंग और फ्रोजन सेक्शनिंग है ना, में टिश्यू फ्रीज किया जाता है। इस दोनों में टिश्यू को देखिए फ्रीज किया जाता है। पैराफिन वैक्स इसमें यूज नहीं होता। एक हमारा सेमी थिन सेक्शनिंग, सेमी थिन सेक्शनिंग स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए, किसके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज होता है, जिसमें प्लास्टिक रेजिन का यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, प्लास्टिक रेजिन का यूज होता है। सेमी थिन सेक्शनिंग में प्लास्टिक रेजिन का यूज होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो राइट आंसर इसका हमारा पैराफिन सेक्शनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द Henderson-Hasselbalch equation calculate the pH of solution containing 0.2 moles of acetic acid and 0.3 moles of its conjugate base in a total volume of 400 ml. The pK value of acetic acid 4.7। कह रहा है हैंडरसन हैसलबैल्च इक्वेशन का यूज करके सोल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने बोल रहा है ना, जिसमें कि 0.2 मोल्स एसेटिक एसिड और 0.3 मोल्स उसका कंजुगेटेड बेस हो और टोटल वॉल्यूम 400 ml हो। एसेटिक एसिड का पीके वैल्यू 4.74 है, तो उसका पीएच याद करने बोल रहा है। देखिए अब इसमें हमको पहले पीएच का फॉर्मूला जानना होगा। इसका किसका, हैंडरसन हैसलबैल्च इक्वेशन का इक्वेशन क्या होता है पहले बताता हूँ। पीएच याद करने के लिए इक्वल टू पीके वैल्यू प्लस लॉग इनटू कंजुगेटेड बेस, जो कंजुगेटेड बेस है, डिवाइडेड बाई एसिड है ना, जो आपका एसिड दिया हुआ है उसका डिवीजन है ना। पीके वैल्यू प्लस लॉग इनटू में कंजुगेटेड बेस डिवाइडेड बाय एसिड। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ हमारा, तो पीके वैल्यू आपका दिया हुआ है, फार्मूला पे डाइट करते हैं, पीएच याद करना है। तो पीके हमारा कितना है, पीके वैल्यू 4.74 है ना, और लॉग को भी रहने देते हैं। फिर क्या था, कंजुगेटेड बेस, तो कंजुगेटेड बेस हमारा कितना है 0.3, कंजुगेटेड बेस 0.3 मोल्स, तो 0.3 डिवाइडेड बाई फिर किसकी बात थी, एसिड की। एसिड हमारा 0.2 है, तो 0.2 डिवाइड कर देंगे। अब करेंगे 4.74 प्लस लॉग, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। अब 4.74 प्लस लॉग 1.5 का वैल्यू होता है 0.176 ना। 11th में मैथ में आपने अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, या फिर लॉग कभी पढ़े तो जानते होंगे कि लॉग 1.5 का वैल्यू होता है 0.176 अप्रॉक्स वैल्यू लॉग का निकाला जाता है। इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा पीएच 4.92, जिसका राइट आंसर सेकेंड है। ओके, इसमें से कहाँ दिक्कत होने वाली है आपको कि लॉग 1.5 का वैल्यू पता होना चाहिए, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है। इक्वेशन से भी देखिए, न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करके जाना जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज प्राइमरली काउज्ड बाय विच वायरस ना। कह रहा है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस प्राइमरली कौन सा वायरस काउज करता है। फर्स्ट इज इप्स्टीन बायर वायरस मीन्स ईबीवी, सेकेंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी, थर्ड वारिसेला जोस्टर वायरस, और फोर्थ इज साइटोमेगालो वायरस। देखिए इसका जो राइट आंसर पहले बताता हूँ, ईबीवी मीन्स इप्स्टीन बायर वायरस। देखिए इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एक वायरल इन्फेक्शन है जो ईबीवी वायरस से होता है। देखिए इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ना गाइज कि ये डिजीज किसिंग डिजीज भी कहलाता है। कैसे बताता हूँ, इस डिजीज को किसिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे जो बता रहा हूँ, किसिंग डिजीज भी कहते हैं इसे ना, क्योंकि ये जो है सलाइवा यानी कि थूक जो होता है, थूक से सलाइवा से स्प्रेड होता है, या मेनली टीनेजर्स और यंग एडल्ट में कॉमन होता है। ईबीवी, तो राइट आंसर हमारा यही है। अदर ऑप्शन जैसे कि एचपीवी, तो ये सर्वाइकल
है ना सर। HPV सर्वाइकल कैंसर से लिंक्ड है। और VZV मीन्स वायरसेला जोस्टर वायरस, ये चिकन पॉक्स और सिंगल्स काउज करता। कौन? ये चिकन पॉक्स और एक सिंगल्स काउज करता है कि CMP सिंगल काउज करता है एक हमारा CMV न्यू बोर्न्स और वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों में सीवियर इन्फेक्शन काउज करता है CMV, जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है या फिर न्यू बोर्न्स में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा EBV एप्स्टीन वार वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोआ इज ए पैरासाइटिक नेमाटोड दैट कॉजेज विच डिजीज इन ह्यूमंस। लोआ एक पैरासाइटिक नेमाटोड है जो ह्यूमंस में कौन सी डिजीज कॉज करता है? फर्स्ट इज डेंगू फीवर, सेकेंड इज लोएसिस, थर्ड इज अमीबियासिस, फोर्थ इज टाइफाइड। अपने नाम से ही पता लगा लेगा यहाँ लोआ है, तो कौन सी डिजीज कॉज होगा? लोएसिस ना, लोएसिस नाम की डिजीज कॉज करती है। ये पैरासाइट डियर, देखिए ये पैरासाइट क्या है, डियर फ्लाई के बाइट से स्प्रेड होती है, जो कि मेनली आपको बेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में मिलती है। इंडिया में नहीं, बेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में मिलती कौन? डियर फ्लाई। इसके बाइट से ही लोआ होता है ना, जिसे लोएसिस कहा जाता है। दैट्स व्हाई राइट आंसर इज द सेकंड। ओके, अदर ऑप्शन देखते हैं हम। एक है डेंगू फीवर, तो ये डेंगू वायरस से होता है डेंगू फीवर। एक है हमारा अमीबियासिस, तो ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। एक है टाइफाइड, तो ये साल्मोनेला टाइफिस होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। तो राइट आंसर हमारा लोएसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच DNA वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग चिकन पॉक्स ड्यूरिंग द प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सिंगल्स ड्यूरिंग रीएक्टिवेशन। कौन सा DNA वायरस प्राइमरी इन्फेक्शन में चिकन पॉक्स और रीएक्टिवेशन में सिंगल्स काउज करते हैं ना? तो ऑप्शन है एडिनो वायरस, सेकेंड साइटोमेगालो वायरस, थर्ड हर्पिस वायरस और फोर्थ इज वारिसेला जोस्टर वायरस। थोड़ी देर पहले हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ना वारिसेला जोस्टर वायरस के बारे में, जिसमें कि चिकन पॉक्स और सिंगल्स का जिक्र किया था हमने। सेम ही क्वेश्चन आ गया, देखिए। तो वारिसेला जोस्टर वायरस ही राइट आंसर ही होगा। एक क्या, एक DNA वायरस है, एक DNA वायरस है जो कि हर्पिस वैरिडी फैमिली का मेंबर है। ये कौन सी फैमिली का मेंबर है? हर्पिस वैरिडी फैमिली के मेंबर है। इसका प्राइमरी इन्फेक्शन चिकन पॉक्स और रीएक्टिवेशन सिंगल्स काउज करती है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। द जील-नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। जील-नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक कॉमनली किस चीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है? फर्स्ट इज एसिड फास्ट बैक्टीरिया, सेकेंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, थर्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फोर्थ कैप्सूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, किसके लिए? एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए करते हैं ना। ये टेक्निक एसिड फास्ट बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, जो कि लेप्रोसी काउज करता है। इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए। और अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए ग्राम स्टेनिंग करते हैं हम लोग ना, ग्राम स्टेनिंग का यूज होता है। एक है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, दोनों ग्राम स्टेनिंग से करते हैं। एक है कैप्सूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया, तो कैप्सूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया कैप्सूल स्टेनिंग यूज होती है, इसके लिए कैप्सूल स्टेनिंग यूज होती है, कैप्सूल स्टेनिंग यूज होती है ना। तो राइट आंसर हमारा जेडन की बात है तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरवेंशनल साइटोलॉजी refers to a procedure where cytology
स्पेसिमेन आर कलेक्टेड। कह रहा है इंटरवेंशनल साइटोलॉजी एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है। तो क्या है, फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, सेकेंड बाय द निडल बाय फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ सॉलिड मासेस और ट्यूमर्स, मतलब कि फाइन नीडल एस्पिरेशन से सॉलिड मासेस और ट्यूमर से। थर्ड इज फ्रॉम द यूरिनरी सिस्टम, फोर्थ फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो राइट आंसर हमारा इसमें सेकेंड ही है। देखिए फाइन नीडल एस्पिरेशन से सॉलिड मासेस या फिर ट्यूमर से। देखिए इंटरवेंशनल साइटोलॉजी में फाइन नीडल एस्पिरेशन का यूज करके सॉलिड मासेस या ट्यूमर्स से कलेक्ट किए जाते हैं। ये टेक्निक कैंसर और अदर डिजीज डायग्नोसिस करने में मदद करती है ना, या तो कैंसर या फिर अदर डिजीज को डायग्नोस करने में मदद करती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है, बाय फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ सॉलिड मासेस और ट्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वायरल प्रोटीन ऑफ हेपेटाइटिस वी वायरस HVV circulating in patient serum and serves as an important virological marker for the evaluation of chronic HBV infection and antiviral response। तीन चीज की बात की है। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले। कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी वायरस में HBV का कौन सा मेजर वायरल प्रोटीन के सीरम में सर्कुलेट करता है और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन और एंटी वायरल रिस्पॉन्स के इवेल्युएशन के लिए इंपॉर्टेंट वायरोलॉजिकल मार्कर है। कौन सा इसमें होगा? फर्स्ट HBeAg मीन्स हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन, सेकेंड HBCAg हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, थर्ड HBsAg मीन्स हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, फोर्थ HBxAg हेपेटाइटिस बी एक्स एंटीजन। तो राइट आंसर इसमें होगा कौन सा मार्कर? HBsAg हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, यही हमारा राइट आंसर होगा। HBsAg HBV का प्रोटीन है जो कि सीरम में सर्कुलेट करता है ना। सीरम HBV का प्रोटीन है जो कि सीरम में सर्कुलेट करता है और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन और एंटीवायरल रिस्पॉन्स के इवेल्युएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्कर होता है। अगर HBsAg प्रेजेंट हो तो इंडिकेट करता है कि पेशेंट एक्टिव HBV इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा HBsAg होगा ना, सरफेस एंटीजन। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन द ब्लड? कौन सा डिसऑर्डर लो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की वजह से होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। फर्स्ट हीमोफीलिया, सेकेंड इज थैलेसीमिया, थर्ड इज ल्यूकेमिया, फोर्थ इज एनीमिया। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? एनीमिया। एनीमिया इज द राइट आंसर। एनीमिया डिसऑर्डर जो कि लो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की वजह से होता है। एक देखिए हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कंफ्यूज नहीं होना। एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी से होता है। एक है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन एबनॉर्मल होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक है ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है जो WBC को अफेक्ट करता है। ब्लड कैंसर किसको अफेक्ट करेगा? WBC को अफेक्ट करता है। तो राइट आंसर हमारा लो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की बात है तो एनीमिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग मीन्स AST इज परफॉर्म टू। AST किस लिए परफॉर्म किया जाता है? फर्स्ट इज एसेस द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। मीन्स क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टॉक्सिन्स प्रोडक्शन एबिलिटी एसेस करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन, टू आइडेंटिफाई विच एंटी माइक्रोबियल रेजिमेन इज स्पेसिफिकली इफेक्टेड फॉर इंडिविजुअल पेशेंट। मीन्स क्या है कि ए आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा एंटी माइक्रोबियल रेजिमेन स्पेसिफिक पेशेंट के लिए अफेक्टिव होगा। थर्ड इज आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हो गया
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज आइडेंटिफाई करने के लिए। थर्ड, डिटरमाइन द जेनेटिक मेकअप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मेकअप डिटर्मिनेशन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड ये होगा। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा एंटी माइक्रोबियल रेजिमेन स्पेसिफिक पेशेंट के लिए इफेक्टिव होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ये जो है बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन के लिए होता है ना, किसके लिए? बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन के लिए होता है। तो राइट आंसर हमारा सेकेंड ये AST परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज द स्टेशनरी फेज अ सॉलिड एडजॉर्बेंट एंड द मोबाइल फेज मूव्स थ्रू इट बाय कैपिलरी रिएक्शन। देखिए किस टाइप की क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज एक सॉलिड एब्जॉर्बेंट होता है और मोबाइल फेज में, देखिए यहाँ क्या, एंड मोबाइल फेज कैपिलरी एक्शन से मूव करती है। नहीं करेक्ट, किस टाइप की क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज एक सॉलिड एब्जॉर्बेंट होता है और मोबाइल फेज कैपिलरी एक्शन में मूव करती है। फर्स्ट ऑप्शन है गैस क्रोमेटोग्राफी, सेकंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थर्ड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो राइट आंसर इसका है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्टेशनरी फेज एक सॉलिड एब्जॉर्बेंट होता है, जैसे कि सिलिका। सॉलिड एब्जॉर्बेंट की बात करें तो जैसे कि सिलिका हो जाएगा, सिलिका जेल या फिर एलुमिना, सिलिका जेल या एलुमिना क्या सॉलिड एब्जॉर्बेंट होता है। देखिए जो कि क्या ग्लास, प्लास्टिक या फिर मेटल पर कोटेड होता है। अब मोबाइल फेज और फिर देन आफ्टर मोबाइल फेज इस प्लेट पर कैपिलरी एक्शन की वजह से मूव करता है। तो कौन करता है ऐसा? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो राइट आंसर हमारा सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अ वेक्टर इज। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर क्या होता है? वेक्टर की बात पूछा ना कि क्या होता है वेक्टर इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। देखिए फर्स्ट, ए जेनेटिक डिसऑर्डर कॉल्ड बाय डीएनए म्यूटेशंस, डीएनए म्यूटेशंस की वजह से होने वाला एक जेनेटिक डिसऑर्डर। या फिर सेकेंड ऑप्शन, ए कैरियर मॉलिक्यूल्स यूज टू ट्रांसफर फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल, एक कैरियर मॉलिक्यूल्स जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करता है। सेकेंड इज ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, मीन्स एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म होता है। या फिर एन एंजाइम यूज टू एम्पलीफाई डीएनए, या फिर एक एंजाइम जो डीएनए को एम्पलीफाई करता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड है। वेक्टर एक कैरियर मॉलिक्यूल्स होता है जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड बैक्टीरियो देखिए इसमें क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफेज या आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। कौन सा? प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज या फिर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कॉमनली यूज टू सेपरेट एंड एनालाइज डीएनए फ्रैगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर साइज। डीएनए फ्रैगमेंट्स को साइज के बेसिस पे हिसाब से सेपरेट और एनालाइज करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस कॉमनली यूज होता है? फर्स्ट इज एगोरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकेंड इज एसडीएस फेज, थर्ड इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग, फोर्थ इज आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। इसका जो राइट आंसर है एगोरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना। इस केस में एगोरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज की जाती है ना। ए मेथड डीएनए फ्रैगमेंट्स
को उनके साइज के हिसाब से सेपरेट करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इज अ कॉमन काउज ऑफ विच लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक कॉमन काउज है किस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन का जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की लाइनिंग को अफेक्ट करता है ना। फर्स्ट ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, थर्ड गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फोर्थ इज मेनिंजाइटिस। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी अक्सर मेनिंजाइटिस का कारण बनता है। मेनिंजाइटिस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के कवरिंग के इन्फेक्शन है, तो राइट आंसर हमारा मेनिंजाइटिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाई इज द कैलिब्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक apparatus इम्पोर्टेंट इन बायोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। बायोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूमेट्रिक apparatus की कैलिब्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इंक्रीजेज द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट की एक्यूरेसी और प्रिसीजन को बढ़ाता है, मीन्स इंक्रीज करता है। सेकेंड ऑप्शन इट इंश्योर द apparatus इज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, मीन्स apparatus को क्लीन और इम्प्योरिटीज फ्री बनाता है। थर्ड इज इट इम्प्रूव द विजुअल अपीयरेंस ऑफ द apparatus, मीन्स apparatus की विजुअल अपीयरेंस इम्प्रूव करता है। या फिर थर्ड इट रिड्यूस द नीड फॉर रिकैलिब्रेशन इन द फ्यूचर में रिकैलिब्रेशन की जरूरत को कम करता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना। कैलिब्रेशन का मेन मकसद होता है कि वॉल्यूमेट्रिक apparatus से जो मेजरमेंट लिए जाते हैं वो एक्यूरेट और प्रिसाइज हो। अगर apparatus प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है तो वॉल्यूम मेजरमेंट में एरर हो सकता है ना, जो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफरेंस वैल्यूज फॉर बायोकेमिकल पैरामीटर्स आर यूजुअली एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन डेटा एंड ऑब्टेन फ्रॉम। बायोकेमिकल पैरामीटर्स के रेफरेंस वैल्यू यूजुअली किस पॉपुलेशन के डेटा बेस पर होता है ना। फर्स्ट इज इंडिविजुअल्स विथ जेनेटिक डिसऑर्डर, थर्ड इज हेल्दी इंडिविजुअल्स इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, या थर्ड सब्जेक्ट अंडरगोइंग एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, फोर्थ पेशेंट विथ क्रोनिक डिजीज। इसका जो राइट आंसर है स्पेसिफिक पॉपुलेशन के हेल्दी इंडिविजुअल से, मीन्स राइट आंसर इज द सेकेंड, हेल्दी इंडिविजुअल्स इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन के हेल्दी इंडिविजुअल से। रेफरेंस वैल्यूज इस्टेब्लिश करने के लिए डेटा जनरली हेल्दी इंडिविजुअल से लिया जाता है ताकि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज डिफाइन हो सके, है ना। जिससे कि जो क्लिनिकल लैब है उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करना आसान हो जाए। तो राइट आंसर में ऑप्शन नंबर सेकेंड है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला